हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने से पहले तो हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। तो जैसा कि आप सब जानते हो, हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बनाते हैं दो चीज़ें। एक बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलती है, और दूसरा हम बनाते हैं बिजनेस की बैलेंस शीट, जिससे हमें पता चलता है बिजनेस की पोजीशन का। इससे हमें परफॉर्मेंस और पोजीशन तो पता चल जाती है, लेकिन बिजनेस में कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में हमें नहीं पता चलता। तो जिसके लिए हमें बनानी पड़ती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है: कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which shows cash flow of cash and cash equivalents during the period। मतलब कैश का जो फ्लो होता है वो या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो। वैसे एक नो फ्लो भी होता है, लेकिन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। तो वैसे नो फ्लो का मतलब होता है जिस ट्रांजेक्शन की वजह से ना तो कैश बिजनेस में आ रहा है और ना बिजनेस से जा रहा है। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें वो चीज़ें तो रिकॉर्ड होंगी नहीं, क्योंकि ये तो कैश का फ्लो देखता है। तो कैश फ्लो का मतलब यहाँ पे है इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिसको हम कैश ही समझते हैं एक तरीके से। मतलब कैश इन हैंड हो गया, जैसे बैंक बैलेंस हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसके बारे में थोड़ी देर में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब होता है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, जो कि हम एक साल के लिए बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसी को देख के हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को लेके ही। तो उसी पीरियड के लिए हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसकी प्रिपरेशन, मतलब किस तरीके से बनानी है, वो सारी दी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। और ये स्टैंडर्ड है रिवाइज्ड। अब वैसे हमारे पास इंडियस आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल आपकी बुक्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ही मेंशन है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, मतलब जिसको हम जब चाहे कन्वर्ट करवा सकते हैं। मतलब नॉर्मली ऐसा ही बोला जाता है। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश। नॉन अमाउंट का मतलब है जो हमारी बुक में, मतलब हमने बुक में जिस वैल्यू से रिकॉर्ड किया है उस इन्वेस्टमेंट को, उसी में हम उसको कन्वर्ट करा सकते हैं जब चाहे। सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंज इन वैल्यू। मतलब जो बुक वैल्यू है नॉर्मली उसी वैल्यू में हम चेंज उसको करा सकते हैं। हाँ, जो उसको बेचने के जो कुछ ब्रोकरेज वगैरह थोड़ा बहुत कमीशन देना पड़ेगा, वो इनसिग्निफिकेंट रिस्क उसको हटा के। तो ये थी हमारी कैश इक्विवेलेंट। मतलब शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स readily convertible into known amount of cash subject to an insignificant risk in change in value। और ये जो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, जब हम उस असेट्स को, उस इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करते हैं, अगर मैं तीन उसका अगर एक्विजिशन पीरियड है 3 महीने का, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर वो बिक जाएगी, इस तरीके से नॉर्मली बोला जाता है। जो 3 महीने के अंदर जिससे मुझे रीपेमेंट मिल जाएगी। जैसे देखो, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर अगर वो 3 महीने के अंदर ही अगर रिडीमेबल होंगे तो मैं उनको कैश इक्विवेलेंट कंसीडर करूंगा, वरना वे नॉर्मल मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट में शो कर दें अलग से। कैश इक्विवेलेंट का पार्ट उनको नहीं बनाएंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में जब हमें करंट इन्वेस्टमेंट दी जाएगी, तो हम उनको, करंट इन्वेस्टमेंट को नॉर्मली हम क्या मान लेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और ये फिर हमारी इंक्लूड हो जाएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अगर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो हम इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अज्यूम करेंगे, नहीं तो इसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से ही, मतलब कैश फ्लो में दिखाएंगे फिर। जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको मेन 3 हेड्स में बांटा गया है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हम कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे, उसे करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला होता है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने का, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नहीं।
इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब हमारे पास डायरेक्टली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कैश फ्लो चेक करने की, हम इनडायरेक्टली उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जब इंडिविजुअल हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस करते होंगे तब देखेंगे। तो बची हमारी फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको कैलकुलेट इसका कैश फ्लो कैलकुलेट करने का मेथड है हमारे पास डायरेक्ट। और डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है, अगर है कैश का इनफ्लो तो उसे हम प्लस कर देते हैं क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है। और अगर है कैश और कैश इक्विवेलेंट का आउटफ्लो तो हम उसे करते हैं माइनस। तो नॉर्मली इस तरीके से हमारी कैश फ्लो बनाएंगे हम। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए इन्वेस्टिंग सॉरी इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, मतलब पैसा आए तो प्लस और जाए तो माइनस। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कैश फ्लो बनाने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें सोर्स पता चलता है, मतलब जो भी हमारी रिसीट्स होती है, मतलब बिजनेस के पास पैसा आ कहाँ से रहा है। और जो सोर्स हम देखते हैं वो तीनों हेड के अलग अलग देखते हैं, कि ऑपरेटिंग से कितना मतलब किस किस कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहाँ से पैसा आ रहा है, और फाइनेंसिंग में कहाँ से पैसा आ रहा है। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम देखते हैं कि उस पैसे को हमने यूज कहाँ पे किया है, मतलब जो हम पेमेंट कहाँ पे कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टिंग में कहाँ लगा रहे हैं, और फाइनेंसिंग में पैसा हमारा कहाँ जा रहा है। जब हमें सोर्स पता चल गया और एप्लीकेशन पता चल गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये डिफरेंस होता है सोर्स का और एप्लीकेशन का। तो ये होते हैं हमारे मेन ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के हमारे और भी कुछ फायदे होते हैं, जैसे सबसे पहला तो वही कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव ही है, हमें उससे कैश का फ्लो पता चलता है कि बिजनेस के पास कुल मिला के कैश का इनफ्लो ज़्यादा है या आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, मतलब रिसीट्स ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इस तरीके से हमें चीज़ें पता चल जाती हैं। जब हमें ये पता चल गया कि बिजनेस के पास कि मतलब जो कैश है वो सरप्लस में है या डेफिसिट में है, इनफ्लो ज़्यादा है या आउटफ्लो ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें बिजनेस की लिक्विडिटी और सोल्वेंसी भी पता चलती है। तो जैसा कि आप लिक्विडिटी के बारे में लिक्विडिटी रेशियोज में देख ही चुके होंगे, लिक्विडिटी और सोल्वेंसी ये हमारे बिजनेस की पोजीशन बताते हैं बिजनेस की एक तरीके से एबिलिटी बताते हैं कि क्या वो अपनी लायबिलिटीज को रीपे करने में कैपेबल है या नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश को भी एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है, मतलब अगर बिजनेस के पास कैश का सरप्लस है तो हम और कहीं इन्वेस्ट करने के प्लान्स देखेंगे। और अगर बिजनेस के पास कैश का डेफिसिट है तो कहाँ से कैश अरेंज किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे यहाँ से, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट वो भी चीज़ें हमें बता देता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंपैरेटिव स्टडी में भी हेल्पफुल है काफ़ी। तो जो भी मैं अपने मतलब जहाँ भी नए प्लान्स मैं लेके आता हूँ, जहाँ पे भी मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, उससे रिलेटेड हम एक बजट भी बनाते हैं। बजट का मतलब, अगर मैं किसी प्लान में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो पहले कम से कम ये तो देखा जाएगा कि वहाँ से हमारी रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, वहाँ पे हम एक्सपेंसेस कितना पे करेंगे। तो नॉर्मली एक बजट बना के ही हम किसी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास एक बजटेड रिपोर्ट होगी प्रॉपर, कि कितना पैसा आना चाहिए और कितना हमारा उसमें एक्सपेंस के तौर पे हम उसमें पे करेंगे। तो जब हमारे पास वो है, और फिर एक्चुअल में क्या हो रहा है उससे भी उस चीज़ को कंपेयर किया जा सकता है। और बिजनेस सरप्लस पोजीशन में है, डेफिसिट पोजीशन में है कैश की, उसके हमें यहाँ से रीजंस भी पता चल सकते हैं, मतलब पता चल जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम बिजनेस के जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं वो भी इवेल्युएट करते हैं, मतलब जो भी उन्होंने प्लानिंग वगैरह की थी, तो अगर उसके हिसाब से ही हो रहा है तो मैनेजमेंट एफिशिएंट है हमारा, उनके डिसीजन जो है। अगर बिजनेस के पास कैश का सरप्लस पड़ा है और कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्लान हमारे पास नहीं है, तो बिजनेस डिविडेंड के तौर पे भी पैसा मतलब दे सकता है अपने शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से। कैपिटल, लास्ट है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है, हम देखते हैं कि किस प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना फायदेमंद है या नहीं। तो अगर मैं किसी प्लान मतलब किसी प्लान में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो पहले अपनी कैश की पोजीशन भी देखी जाएगी कि उसमें कितना पैसा लगेगा, क्या उतना मेरे पास सोर्स है भी या नहीं भी। तो
कैपिटल बजटिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद आती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में सबसे पहली बात तो यही है कि इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड होती ही नहीं है। जैसे अगर मैंने मशीन खरीदी है और उसके बदले में शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ, जैसा कि हमने शेयर कैपिटल और डिबेंचर वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने मशीन तो खरीदी है लेकिन बदले में कैश गया नहीं है, और शेयर्स और डिबेंचर्स इशू तो हुए हैं लेकिन क्या बदले में कैश आया नहीं। तो ये होती है हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ही नहीं की जाती। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि इसका जो नेचर है वो है हिस्टोरिकल। मतलब जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उन्हीं से फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाएंगे। तो जो भी हम पास्ट डाटा को ही एनालाइज करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो हिस्टोरिकल नेचर का होता है। तीसरा होता है जो भी कैश फ्लो की एक्यूरेसी है वो डिपेंड करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अगर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मैंने गलत बना रखी है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी गलत ही बनेगी। मतलब जो भी हमारा इनपुट डाटा है वही गलत होगा तो रिजल्ट तो गलत आना ही है। ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता एक इनकम स्टेटमेंट का। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो बता पाएगी। लेकिन जो हम इनकम या जो बिजनेस की हम परफॉर्मेंस देखते हैं उसमें तो सारे रिवेन्यू और एक्सपेंसेस लिए जाते हैं, बेशक वो कैश में सेटल हो चुके हो या नहीं हो चुके हो, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ कैश की बातें की जाती है। तो ये इसका एक सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये बिजनेस की पोजीशन स्टेटमेंट का भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब होता है बिजनेस की बैलेंस शीट। तो मेरे हिसाब से आपको इसकी बेसिक थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट पे और आप क्लियरिटी चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और डिटेल में मैं कोशिश करूँगा उसको आपको समझा सकूँ। तो अभी इस वीडियो में हमने देखा है नॉर्मल कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी वाला पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो ये है हमारे प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स। तो धीरे धीरे एक एक वीडियो में हम सारे एक्टिविटीज़ को देखेंगे। तो मिलते हैं अगली एक्टिविटी में, अगली वीडियो में, अगली एक्टिविटी के साथ।